हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट थर्ड, बेसिक पार्ट थर्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट में हमने क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज और सर्कल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन पार्ट थर्ड, और उसका भी हम पढ़ने वाले हैं 3D, है ना। 3D में जो भी शेप है, जो 3D शेप, जैसे मान लीजिए सिलेंडर हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, कोन, सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कैसे कैसे उनके एरिया फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे हम क्वेश्चन में अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन 3D। और 3D का जो मेन पहला जो पॉइंट है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई 3D में कौन कौन सी शेप होती है। पहली शेप हम जो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहली शेप आपकी हो जाएगी क्यूब, जिसको हम बोलते हैं घन। दूसरी जो शेप है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, यानी हम बोलेंगे घनाभ। तीसरी शेप जिसको हम बोलेंगे सिलेंडर, यानी हो जाएगा बेलन। चौथा हमारा पार्ट इसमें रहने वाला है, अब सिलेंडर में हम होलो सिलेंडर भी पढ़ेंगे, स्पेयर, या यहां पर हम पढ़ेंगे कोन। ठीक है, कोन का मतलब क्या हो जाएगा, शंकु। उसके बाद में पांचवा हम पढ़ने वाले हैं फर्स्टम ऑफ ए कोन। फर्स्टम ऑफ ए कोन, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका छिन्नक, जिसको हम बोल देंगे छिन्नक। हिंदी मीडियम वालों के लिए छिन्नक होगा और इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन। 6 पॉइंट आपका हो जाएगा स्पेयर, इसका मतलब आपका क्या हो गया, गोला। 7वां पॉइंट आपका हो जाएगा हेमी स्पेयर, इसका मतलब आपका क्या हो गया, अर्ध गोला। नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक है, प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक है। इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम टोटल जो पॉइंट है किनके बारे में जिक्र करने वाले हैं, टोटल 8 पॉइंट के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। पहला आपका क्यूब, क्यूबॉइड, आफ्टर दैट सिलेंडर, सिलेंडर में भी हम होलो सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेयर, स्पेयर में भी आप होलो स्पेयर पढ़ोगे, हेमी स्पेयर भी पढ़ोगे, उसमें भी होलो हेमी स्पेयर भी पढ़ोगे, है ना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड। तो देखिए इसके बाद में पहले पॉइंट की हम बात करते हैं क्यूब की। आपको दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल है। क्यूब में क्या होता है कि हम टोटल, अगर इसमें देखिए नॉर्मल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसके जो कॉर्नर होते हैं, जो शीर्ष होते हैं, जिसको आप शीर्ष बोल दो या इसके आप कॉर्नर बोल दो, ठीक है, या वर्टेक्स बोल दो इसके, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे आपको, उससे टोटल कितने हो गए 8। इसकी जो साइड होती है, इसकी जो साइड होती है, जिसको आप भुजा बोल दो या इसके किनारे बोल दो, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। टोटल भुजा कितनी होगी, 12। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 इधर दिख रही है, 4 पीछे 8, और इस साइड में 4 और 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा इसकी जो फेस, या इसमें आप यूं कह सकते हैं कि फलक या सरफेस की बात कर लो, ये आपकी हो जाएगी सतह, या हिंदी में फलक भी लिखा रहता है, यानी आपका क्या हो गया, सरफेस। तो सरफेस टोटल कितनी होती है, 6। आपने लूडो खेला होगा तो लूडो में देखा होगा कि जो हमारे पास में जो लूडो की शेप है वो कैसी है, क्यूब शेप है। तो उसमें सारी ये क्वालिटी आपकी रहेगी, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। क्यूब में क्या होता है कि सभी जो साइड है इसकी क्या होती है, इक्वल, ठीक है, सारी साइड इक्वल होती है। इट मीन्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या लेंथ, विड्थ और हाइट सभी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इट मीन्स सभी को मैं क्या मान लूं भाई, ए मान सकता हूं, ठीक है। जब सभी को मैंने ए मान लिया तो एक बात बताओ, एक सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, तो जो सरफेस का एरिया है वो कितना हो गया, आपने कहा सर ए स्क्वायर,
ठीक है, समझना कितना हो गया ए स्क्वायर। जब सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम बोल देंगे टीएस से, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 6a स्क्वायर, एक सरफेस का जब ए स्क्वायर है तो 6 सरफेस का कितना हो गया, आपने कहा सर 6a स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहां पर बात करते हैं कि पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया LSA की मैं अगर बात करूं तो लेटरल सरफेस, पार्श्व का मतलब क्या होता है, किनारे का, किनारों किनारों का, चारों दीवारों का। अगर एरिया की बात करें यानी 4 वॉल के एरिया की अगर बात करें, या जो टोटल जो 4 साइड है हमारे, जो साइड जो कॉर्नर में हमारे जो लेटरल जो साइड में जो साइड्स हैं उनका जो एरिया की बात करें तो ऐसी 4 होती है तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसके वॉल्यूम की अगर बात करें, हम आयतन की अगर बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा कि भाई ए स्क्वायर यानी एरिया इंटू हाइट, तो हाइट भी ए है तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा ए क्यूब। इसी तरीके से इसके विकर्ण की हम बात करें या डायगोनल की मैं बात करूं तो इसका जो डायगोनल है डी वो कितना हो जाएगा √3 है। डायगोनल कितना हो गया √3 है। क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों के सामने है, सिर्फ किसके रिगार्डिंग, क्यूब के रिगार्डिंग, कि टोटल सरफेस एरिया टीएसए, lateral surface area, volume and diagonal, these are important formula for cube। क्लियर है। अगर ये चीज आप लोगों को पता है तो आप सारी चीजें क्यूबॉइड के रिगार्डिंग भी पता कर सकते हैं। जब हम क्यूबॉइड में चलते हैं तो क्यूबॉइड में सेम ही चीजें आती है जो इसका बेसिक था, 6 ही सरफेस इसमें होती है, 6 ही उसमें थी, 8 किनारे इसमें, जो कॉर्नर जो कोने होते हैं, शीर्ष होते हैं, है ना, जो वर्टेक्स है वो कितने आपके 8 है, इसकी जो साइड्स है वो कितनी हो जाएगी 12 साइड हो जाएगी। कितनी भुजाएं होती है 12 भुजाएं होती है, किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं 12। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए ये आपके पास में सरफेस है जो दिख रही है, अगर इन पॉइंट्स की मैं बात करूं तो ये पॉइंट किसी यानी किसी आप इस सरफेस की बात कर लीजिए, यहां पर डिफरेंट सरफेस की मैं बात करूं तो जो ऊपर का एरिया है वैसा ही नीचे का एरिया होगा। समझना बात को, जैसा टॉप है वैसा ही बॉटम होगा। आप एक माचिस की डिब्बी ले लेना, एक माचिस का बॉक्स लेना, उसमें आप देखना कि जो टॉप सरफेस है वैसी बॉटम सरफेस है। इसका मतलब दो एरिया सेम, जैसा उसका साइड का सरफेस होगा वैसा ही उसके ठीक अपोजिट जो सरफेस है उसका भी एरिया वही होगा, है ना। तो ये दोनों A2 हो जाएगा, लेकिन ये A2 इस A1 जितना नहीं होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई ये सामने जो फेस दिख रही है सामने वाली है, तो इस जो फेस का जो एरिया है इसका कितना है A3, इसके जस्ट पीछे की तरफ जो है वो उसका भी क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा। यानी मान लीजिए मैं जो खड़ा हूं इस दीवार का अगर A3 है तो मेरे ठीक सामने उसका भी क्या होगा A3 होगा। क्लियर है। अब इस तरीके से देखा कि ये एरिया डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड की जो लेंथ और विड्थ और हाइट की बात करूं ये सारी डिफरेंट होती है। इट मींस इसके अंदर डायमेंशन क्या क्या हुई LBH, इसके डायमेंशन क्या क्या हुई L, B और H। ठीक है, तीनों डायमेंशन हमें मिल गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट है, कोई दो डिफरेंट हो सकती है। कहने का मतलब तीनों समान नहीं होनी चाहिए, अगर तीनों सेम हुई तो क्यूब बन जाएगा, अगर एक भी अलग होगी इसका मतलब ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमने ये देखा कि भाई इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में जो एरिया होता है सिमेट्रिकल सरफेस का वो होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। समझ रहे हो, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस का एरिया कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्लियर है। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इट मींस वॉल्यूम विल बी LBH। कितना हो जाएगा LBH। इसके बाद में हमने देखा कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए, TSA कैसे निकाला जाए। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो मेरे भाई आप ये बताओ, A1 दो बार है, A2 दो बार है, A3 भी दो बार है, इसका मतलब दो को कॉमन ले लो। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं, आपको याद रखने के लिए। अब मैक्सिमम लोग क्या इनको रटने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं सर हमसे याद नहीं हो रहा, तो चलो वो भी संकट आपका काट ही देते हैं।
करना क्या, पहले एल बी, तो आप करोगे सर एल बी। एल बी हमेशा बेस होता है, यानी आपके आंगन की लंबाई और आपके आंगन की चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे, उस कमरे का जो सरफेस है, जो नीचे का जो बेस है, जो फर्श है, उसका एरिया आ जाएगा, बॉटम का एरिया आ जाएगा। जैसा बॉटम का एरिया वैसा टॉप का एरिया होगा। तो अगर मान लीजिए कमरा खुला है ऊपर से, अगर बॉक्स है ऊपर से खुला है, इसका मतलब ऊपर वाला एरिया नहीं है। अब एल बी 2 नहीं है, एल बी एक बार ही आएगा। लेकिन ये बंद बॉक्स है, यानी क्लोज्ड बॉक्स है, उसकी हम बात करेंगे। तो हमने देखा एक बार एल बी, उसके बाद में क्या आ जाएगा बी एच। तो प्लस में यहां पर मैं क्या कर सकता हूं बी एच, और प्लस में एच एल। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दूं एच एल, बस खत्म बात। क्वेश्चन भी आप लोगों को ऐसे ही करने कि जैसे मान लीजिए 10 है, 8 है और 5, आपसे पूछे कि बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया। आप पहले फॉर्मूला याद करोगे, फिर उसमें फॉर्मूले में रखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं करना। टोटल हमने देखा कितना है 80, टोटल कितना हमने देखा 40, ये कितना हो गया हमने कहा 50, सारा जोड़ लो, कितना हो गया 170, किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 340 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, समझ में आई बात? चलते हैं आगे। अब बात आती है कि भाई लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। कौन सा एरिया? लेटरल सरफेस एरिया, यानी दीवारों का क्षेत्रफल, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। पार्श्व का मतलब होता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूं, लेटरल का मतलब यह होता है। अब आपको सर यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हो क्या? क्योंकि कई जगह उनको पढ़ाया ही यही जाता है, कई जगह किताबों में लिखा ही यही जाता है, तो रट रट के वो तोते बन चुके होते हैं। एक्चुअली में यहां पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ एरिया यहां पर नहीं आता, यहां पर हमेशा आता है पार्श्व। क्यों? वक्र वहां आता है जहां पर कर्वेचर बन रहा हो, कर्व बन रहा हो, है ना, इस टाइप की कहीं शेप हो। अब वो कहां बनेगी? या तो बेलन में बनेगी, यानी सिलेंडर में, स्पेयर में, या हेमी स्पेयर में, या आप यूं कह सकते हैं कि फर्स्टम ऑफ ए कोन, तो उनमें ये सारी चीजें बनती है। तो यहां ये वर्ड उचित नहीं है, प्रॉपर वर्ड नहीं है। ठीक है, वहां पर यहां पर अपना वर्ड क्या होगा? एलएसए, यानी पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको लिखना हिंदी मीडियम वाले लिख ले कि भाई ऊपर वाला टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब होता है एलएसए का लेटरल सरफेस एरिया। इट मींस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या किनारे किनारे का क्षेत्रफल। अगर ऐसा मिल जाए तो ये वहां पर ये टिका देना। ठीक है, उसके बाद में देखा सर ये कितना होता है, फिर चलो ये बात कर लेते हैं। ठीक है, अब समझना मेरे भाई, जब पार्श्व की बात करेंगे तो हम जो टॉप और बॉटम है उसको काउंट नहीं करते। एक बात बताइए, आपको कलर करना है, ठीक है, और आप ऐसे मान के चले कि सिंपल सी बात है, हम कहीं भी अगर घर में अगर कलर करते हैं तो थोड़ा सा अगर मॉडर्न फॉर्म में अगर करें तो वैसे तो हम अलग अलग दीवारों पे अलग अलग कलर करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि जो छत है उस पर कुछ ना हो। ठीक है, क्या आंगन पर भी कलर करते हो? क्या नहीं करते, है ना? तो आप क्या करते हो? चारों दीवारों पर कलर करोगे ना, चारों दीवारों पर, ताकि प्रॉपर लाइटिंग हो, हमारी बढ़िया तरीके स्टडी हो। अगर हम सोने के लिए अगर हम बेडरूम में ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम दीवारों पे ये सारी चीजें करेंगे। तो मेरे भाई जब आप दीवारों पे ये करोगे तो वो जो एरिया है वो एरिया कौन सा है? लेटरल सरफेस एरिया। अब आप उनको अगर ठेका दो किसी को कि भाई, अगर टेंडर देते हो कि भाई हमारे रूम में कलर करना है और भाई किस हिसाब से करोगे, वो आपसे कहता है कि देखो साहब बात ऐसी है, मैं तो 50 रुपए प्रति फीट स्क्वायर लो। ठीक है, मान लो जो भी है, भाई 500 रुपए, 1000 रुपए, मतलब नॉर्मल एग्जांपल के तौर पर भाई 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर मान लो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहता है वो। ठीक है, ऐसे हालांकि महंगा है लेकिन वो इस हिसाब से पैसे अगर ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दीवार को या चारों दीवारों का एरिया मेजर करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। टोटल मान लो आपने लिखा और आपने कहा सर हमारा जो एरिया आ रहा है वो 2000 है। ठीक है, कितना आ रहा है? 2020 हो गया क्या? 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 रुपए, तो 2000 का कितना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आपसे अगर कोई खर्चा पूछे कि कलर करने का खर्चा, तो कलर कहां करोगे भाई? एरिया पे करोगे ना। इसलिए आप क्या करो, पहले एरिया फाइंड आउट करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब दूसरी बात, हमें क्या करना है, कोई रास्ता हो, जैसे सपोज दैट हम 2D पढ़ रहे थे,
तो 2D में अगर पूछे कि भाई ऐसा खेत है और खेत के चारों तरफ हम कुछ आप यूं समझ लो टाइल बिछा रहे हैं या कुछ भी हम वहां पर उसमें कुछ मतलब कंक्रीट डाल रहे हैं या रोड बना रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं, तो रोड बनाएंगे तो एक एरिया ऑक्यूपाई होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट उस रेट को जो पर एरिया जो रेट दी गई है उस रेट को हम वहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, आफ्टर दैट हम कैलकुलेट क्या कर लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चा। ठीक है। अगर बात आती है बाहर की, तो बाहर जो होता है ना वो होता ये है कि मान लीजिए ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, 1 सेंटीमीटर का है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, तो वो आपसे कहेगा इस 1 सेंटीमीटर में 10 ग्राम है। इस 1 सेंटीमीटर में कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम है। मतलब तुम एक टुकड़ा उठाओगे ना जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर विड्थ है, 1 सेंटीमीटर हाइट है, और आप उसका वजन तोलोगे तो 10 ग्राम है। तो सोचो आपके पास में कोई ऐसा चीज आ गई कि जिसका मान लीजिए टोटल आपसे यूं दिया है कि भाई इसका 1000 ग्राम टोटल आपका वजन है। ठीक है, कितना आ रहा है, 1000 ग्राम। ठीक है, मान लीजिए कुछ 1000 सेंटीमीटर की वॉल्यूम आ गया, है ना, ये आ गया आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। आपसे पूछे बताइए इसका वजन कितना होगा, तो आपने कहा सर ये टोटल वॉल्यूम अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब 10,000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो गया, 10,000 ग्राम हो गया, 10,000 ग्राम हो गया। अगर ये केजी में हमें पूछेगा तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, आपको सर ये कितना हो गया, 10 केजी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेट अगर आपको फाइंड आउट करना है, आपको अगर वजन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालोगे और उसको जो पर वॉल्यूम जो आपको रेट दी है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। आफ्टर दैट हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजों को आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में हमने देखा एलबी हम नहीं ले रहे, तो जब आप एनबी नहीं ले रहे, है ना, जब आप एनबी नहीं ले रहे तो फिर क्या ले रहे, एलबी नहीं ले रहे तो क्या ले रहे हो, फिर हम ले रहे हैं ये वाला BH और प्लस क्या हो जाएगा HL, बस। अब इसमें तुम कॉमन ले लो, आपको सर किसी में कॉमन लेके फॉर्मूला है, अरे यार वो तो कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो चीज है ध्यान में रखने लायक वो ये है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं और बता देता हूं, अगर मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट पर सरफेस मिल रही है, एक ये वाली सरफेस मिल रही है, एक ये वाली मिल रही है और एक ये वाली मिल रही है, तीनों सरफेस इस पॉइंट पर आके मिल रही है, तो इस तीनों सरफेस को, इन तीनों सरफेस को मैं क्या बोल देता हूं, एडजेसेंट सरफेस। कौन सी बोल देता हूं, एडजेसेंट सरफेस, यानी इनको मैं क्या बोल देता हूं, आसन भुजाएं। ठीक है, या आसन सतह, किसी एक पॉइंट पर मिलने वाली भुजाओं को, साइड को मैं आसन भुजाएं बोल देता हूं, लेकिन जो सरफेस है उसको क्या बोल देता हूं, एडजेसेंट सरफेस, यानी आसन सतह या क्रमागत सतह। ठीक है, ये मैं नाम उनको बोल सकता हूं। ठीक है, अब इनका एरिया कई बार दिया होता है, ठीक है, और हमसे क्या पूछा होता है कि हमसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए इनका, अगर हमारे पास में आसन सतह दी गई हो, जैसे A1 दे दिया, A2 आसन सतह दे दी, A3 दे दी, ये इनका एरिया है, तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, इन सभी को रूट में डाल दो, A1 इंटू A2 इंटू A3, हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भाई आप बढ़िया तरीके से इसको क्या करना है, याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे, अगर किसी क्यूब की 3 एडजेसेंट सरफेस का एरिया दिया गया हो, और या उसका आप यूं कह सकते हैं आसन सतह का क्षेत्रफल दिया गया हो, उस केस में वॉल्यूम अगर निकालना हो तो आपको सेम ये चीज अपनानी है, और आप सारी वैल्यूज में रखोगे, LB BH HL रखोगे तो अंदर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बनेगा, रूट से बाहर आके LBH ही बन जाएगा, फाइनली ये वॉल्यूम ही बन जाएगा। अगर आपको विकर्ण निकालना है, या जिसको डायगोनल हम बोलते हैं, तो भाई आयत का तो यानी रेक्टेंगल का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें H हो रहा है तो H स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो, रेक्टेंगल का याद है आयत का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, H और डाल दो तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। अब ये जो विकर्ण है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट रोड।
ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड यानी सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़। अब कई कहते हैं कि सर एक्चुअली में छड़ यहां पर डायगोनल होगा कौन सा, तो मेरे भाई जो डायगोनल है वो इस किनारे से लेकर इस किनारे से और इस किनारे को जो मैच करने वाली जो छड़ है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। ये डायगोनल होता है, ठीक है। यानी आप यूं देखो कि ये कोई कमरा है, मैं इस कमरे के इस कॉर्नर से लेकर अगर नीचे वाले कॉर्नर में अगर यूं डायगोनल वे में कोई चीज रख देता हूं, उस कमरे की, उस रूम की वो क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। वही सबसे लंबी छड़ है। अगर रखनी है तो मुझे इसी फॉर्मेट में रखनी होगी, अदरवाइज लंबी नहीं आएगी। आपको सर अगर ऐसे रख लें तो भाई ये दीवार की हो जाएगी, उस दीवार का विकर्ण है तो दीवार पर ये सबसे लंबी रख सकते हो, तो कमरे में तो इससे भी लंबी रख सकते हो मेरे भाई। उसके लिए रूम का डायगोनल फाइंड आउट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको, ठीक है, क्या क्या दिया हो, आपको अगर दिया हो विकर्ण दिया हो या डायगोनल दिया हो और आपको तीनों भुजाओं का योग दिया हो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ diagonal of a cube and sum of all three dimensions are given, then find out the total surface area of cubed। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं, यदि विकर्ण दिया हो और तीनों भुजाओं या तीनों विमाओं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हो, तो उस केस में हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप क्या करना, l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर कर देना, माइनस डायगोनल का स्क्वायर कर देना, विकर्ण का स्क्वायर कर देना। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्लियर है। तो ये जो छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें, ये सारी की सारी आपकी क्यूबॉइड के रिगार्डिंग। एक बार फटाफट इसको नजर घुमा लो, देख लो। ओके, चलते हैं फिर आगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में ही एक डिब्बा यानी एक बॉक्स की बात करते हैं। बॉक्स कैसा हो, कि बॉक्स आपको यहां पर देखने से पता चल रहा है कि भाई एक ऐसा बॉक्स जिसकी कुछ थिकनेस हो, थिकनेस इन द सेंस अगर मान लो बाहर से आप इसको देखो तो बॉक्स में कुछ मोटाई हो, वो मोटाई कितनी हो, टी मोटाई हो, है ना। उसकी थिकनेस जो कितनी हो वो आपको कि सर टी हो। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो इधर भी टी होगा, इधर भी टी होगा और इधर भी टी होगा, ठीक है। ये भी टी है, ये भी टी है और ये भी टी है, ठीक है। अब मुझे इस बॉक्स का टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम इन द सेंस इसके अंदर का, तो मैं बाहर का भी फाइंड आउट कर सकता हूं, अंदर का भी। तो इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए या तो मेरे पास में बाहर की डायमेंशंस दी गई हो, उसमें से मैं 2t घटा दूं। जैसे पूरी लेंथ बाहर वाली l है, इसमें से अगर मैं इस साइड का t, इस साइड का t घटा दूं, अंदर l माइनस 2t रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी तरीके हाइट h माइनस 2t रहेगा, विड्थ b माइनस 2t रहेगी। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपसे अगर पूछे कि भाई खुले बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, पृष्ठीय मतलब बाहर का एरिया, तो आप क्या करोगे कि भाई खुला बॉक्स तो टॉप नहीं है, मैंने बताया था ऊपर वाला पार्ट नहीं है, तो एल बी सिर्फ नीचे वाला कंसिडर होगा। तो फिर दुगना क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर ये क्या बन जाएगा, 2LH, यानी आप इसको यूं कह सकते हैं ये BH प्लस क्या आ गया, HL। बात वही है, H आपने कॉमन लिया, अंदर L प्लस B आ गया, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। अगर ये एक बार खुला ना होता, ओपन ना होता, तो एक बार और LB आता, तो फिर ये इसी के अंदर चला जाता, तो फिर बाद में टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता। तो दोनों चीज क्या है, सेम है, एक ही बात है। पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। अब बॉक्स की कैपेसिटी अभी जो मैंने बताई थी, बॉक्स की कैपेसिटी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपसे बोला है बॉक्स में लगी सामग्री का आयतन, बॉक्स में मटेरियल कितना लगा है। तो सोचो कि भाई बॉक्स के अंदर मटेरियल की बात करूं तो एक अंदर एक छोटा बॉक्स बन जाएगा, मटेरियल तो बाहर बाहर लगा ना, एक अंदर बॉक्स बन गया जिसकी लेंथ कितनी, L-2t, हाइट H-2t, विड्थ B-2t। इनको अगर मल्टीप्लाई कर दो और एक बाहर वाला जो है वो LBH है, यानी एक हमारा पहले का बाहर का
यानी वॉल्यूम कौन सा, एक्सटर्नल बाहर का, कितना होगा LBH। वॉल्यूम इंटरनल कितना हो जाएगा, आप कहोगे L-2T, B-2T और H-2T। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कर लिया तो वॉल्यूम इंटरनल आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा दूं तो इसमें लगी लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, जो सामग्री इसमें लगी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या करना है, बॉक्स में लगी सामग्री यानी मटेरियल ऑफ द बॉक्स क्या होगा, बाह्य आयतन यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो ये देखिए जो मैंने बताया था LBH पहले का और ये बाद वाला, मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा दो तो आपके पास में कैपेसिटी यानी क्षमता यानी आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में भी हो गया। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद में बात आती है सिलेंडर की यानी बेलन की। बेलन क्या होता है, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। बेलन आपका एक ऐसी सिमेट्रिकल सरफेस है, सतह है यानी एक शेप है। इसकी रेडियस कितनी है R, इसकी ऊंचाई H। ठीक है, इसका जो बेस एरिया है, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार है तो एरिया कितना होगा πr²। ठीक है, एरिया कितना होगा πr²। इसी तरीके से परिधि है ना, परिधि यानी हम कह देंगे सरकमफेरेंस ऑफ बेस। इसका मतलब क्या, आधार की परिधि, आधार की परिधि, ऊपर वाला आधार का क्षेत्रफल और ये आधार की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ बेस कितना हो जाएगा आपको सर 2πr। तो मेरे भाई अगर मुझे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके जो एरिया है वो दो टाइप के हो गए। एक एरिया हो गया कि भाई संपूर्ण या टोटल, एक हो गया वक्र पृष्ठीय जो बाहर बाहर का, इधर इधर का, जो सिर्फ बाहर का। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आपने देखा कि इसको एक मतलब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं कलर करूं तो कैसे करूंगा, इसे राउंड में यानी 2πr, कहां तक, यहां से लेके यहां तक H ऊंचाई तक। तो इसका जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये हो गया 2πRH। कितना हो गया मेरे भाई 2πRH। क्लियर है, ऊपर का भी कितना हो गया, आपने कहा सर πr², सेम ही तो है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, तो आपने कहा वॉल्यूम यानी आयतन कितना हो जाएगा πr², बेस का क्षेत्रफल इंटू हाइट πr²H। याद कर लेना बढ़िया तरीके से, इसका वॉल्यूम कितना होता है πr²H, यानी बेस πr², कहां तक, H ऊंचाई तक, तो टोटल कितना हो गया πr²H। ठीक है, आपसे पूछे भाई CSA कर लिया हमने, TSA टोटल सरफेस एरिया कितना है, आपने कहा सर टोटल सरफेस में देखो 2πRH तो आएगा या 2πr² आ जाएगा। कैसे, नीचे का सर πr², ऊपर का भी πr², दो बार आ गया 2πr²। एक सर ये साइड वाला भी, तो इसको हम कर देते हैं 2πRH, 2πRH। तो भाई कितना आ जाएगा, 2πr कॉमन ले लो, R+H आ जाएगा। कितना आ जाएगा R+H। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना हो गया R+H। क्लियर है, समझ में आई बात। ये सिलेंडर कैसा है, आपने कहा सर ये सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठोस, एकदम मटेरियल से ठूस ठूस के भरा हुआ, एकदम कूट कूट के जमा जमा के बढ़िया। तो ये आपका ठोस यानी पूरे मेटल से बना हुआ, कहीं होलो नहीं है, कहीं खोखला नहीं है, कहीं भी इसमें कोई छेद नहीं है। ठीक है, अगर इसमें छेद कर दिया जाए देन इट विल बी होलो सिलेंडर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक खोखला बेलन बन जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक है और शानदार है, इजी है। अक्सर ये लोगों की शिकायत रहती है कि हमें फॉर्मूले याद नहीं होते। मैं कह रहा हूं कि एक बार मुझसे पढ़ के देखो फॉर्मूले, क्या आपको पूरी मैथ्स याद ना हो जाए तो। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि ये रेडियस, इसमें दो रेडियस हो गई, ये रेडियस हो जाती है आपकी स्मॉल r, बाहर वाली हो जाती कैपिटल R। ठीक है, अब इसमें अगर थिकनेस, मोटाई की बात करें तो हमेशा ध्यान में रखना कि इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो यहां से ये जो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इट मींस रेडियल डिस्टेंस होगी ये थिकनेस,
कितनी होगी, आर माइनस आर, कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर, ठीक है, आर माइनस आर। बाकी इनकी रिगार्डिंग चीजें मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा, क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीजें नई नई बताऊंगा। इसका जगह एरिया की हम बात करें, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, आपको सर पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि अंदर तो मटेरियल भरा ही नहीं है ना, यहां तो मटेरियल है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, ये तो खाली है, ठीक है, ये तो खाली है। तो मटेरियल कहां है, बाहर बार में। तो अब बाहर वाले का क्षेत्रफल, यानी यूं देख लो, बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल दो, तो ये बाहर वाला मटेरियल आ जाएगा। तो मटेरियल तो यहां लगा हुआ है, जो ब्लू आपको दिख रहा है उसमें, क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हमने देखा वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, खोखले बेलन का आयतन, आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच ही है। लेकिन ध्यान में रखना जब होलो की बात आए तो भाई दो आर हो जाते हैं ना, एक एक्सटर्नल डाया रेडियस, एक इंटरनल रेडियस, देन आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ओके, ठीक है। उसके बाद में वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपने कहा सर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये तो सी एस है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो 2/RH ही होगा। मेरे भाई जब अंदर से खोखला हो गया तो आप अंदर भी तो उसमें कलर कर सकते हैं ना। इसका मतलब हमारे पास में एरिया, इन किसी भी चीज का हम ऑटोमाइजेशन करते हैं तो एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी हमने क्या किया, इसके अंदर से मटेरियल अगर आपने निकाल लिया तो इसका मतलब अंदर भी एक एरिया बन गया। तो हम कह सकते हैं कि एक एरिया बाहर वाला 2πRH हो गया, एक अंदर वाला 2πRH हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2π और h कॉमन लिया तो ये है तो 2πRH ही, लेकिन r कितनी बार आ गया आपका, 2 बार, ठीक है। सेम चीज है आपकी यहां पर, ये आपको सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ देना, उस CSA को और टॉप और बॉटम वाले को, ठीक है। बाकी इसको याद मत रखना चाहिए क्योंकि ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसको कर सकते हैं। अगर इसको आप फिर भी करना चाहते हैं आगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, 2πr प्लस आर इंटू एच प्लस 2π यानी πr स्क्वायर है ना, माइनस आर स्क्वायर। इसको याद क्या रखना है वो चीज मैं बता देता हूं। 2π इधर आ जाएगा r प्लस आर एच प्लस ये बन जाएगा 2π r प्लस आर और इधर बन जाएगा r माइनस आर, ओके। इसमें से 2π कॉमन आ रहा है, 2π r प्लस आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, इधर h बचेगा उधर r माइनस आर बचेगा, तो h प्लस r माइनस आर। बस ये याद रख लेना अगर याद रखना चाहो तो। यह है टोटल सरफेस एरिया, क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अगर याद रखना चाहो तो इस टर्म को याद कर लेना, काम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिलेंडर में हमने सॉलिड सिलेंडर भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद में हमने होलो सिलेंडर भी डिस्कस कर लिया। फटाफट देख लो इसे। चलिए इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कोन की। किसकी बात करेंगे, कोन। कोन का मतलब क्या हो जाता है, शंकु। शंकु का मतलब क्या हो जाए, बर्थडे वाली टोपी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होगा, एक वृत्ताकार होगा, इसकी रेडियस r होगी, हाइट क्या होगी h। ये हाइट सीधी हाइट है, ये आपकी स्लेंट हाइट इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, स्लेंट हाइट, या आप इसको क्या बोल सकते हो, या इसको आप क्या बोल सकते हो, तिर्यक ऊंचाई, क्या बोल सकते हो, तिर्यक ऊंचाई, ट्रांसवर्जल लेंथ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये इसका बेस हो गया। इसका बेस कैसा होता है, πr स्क्वायर एरिया होता है और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाती है आपको सर, इसकी 2πr हो जाती है, ठीक है। इसकी सरकमफ्रेंस यानी बेस के रिगार्डिंग बात हो रही है, आधार की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, आधार की। आपने कहा सर आयतन, तो वॉल्यूम है इसका वो होता कितना है, πr स्क्वायर एच। कितना होता है, πr स्क्वायर एच। अब आपको सर πr स्क्वायर एच तो सिलेंडर का था, तो ये इसका भी कितना होता है, πr स्क्वायर एच। लेकिन फर्क कितना होता है कि ये उसी रेडियस और उसी हाइट के
सिलेंडर का 1/3 होता है। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, सेम रेडियस सेम हाइट के सिलेंडर और कोन के अगर वॉल्यूम के बारे में अगर पूछा जाए तो दोनों के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि हम एरिया ऑफ बेस के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। अब मुझे चाहिए इसकी जो यूं कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA। ठीक है, अब वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा πRL। क्या हो जाएगा? πRL। अगर आपको कोई तंबू बनाना है, टेंट बनाना है, तो उस केस में कपड़ा लगाना है, तो कपड़ा कहाँ लगाओगे? कपड़ा यहीं तो लगाओगे बार बार। ठीक है, या इसे नीचे कपड़ा बिछा के बैठ गए, तो कपड़ा साइड में लगाओगे तो आपको किसकी जरूरत होगी? CSA की, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर एक बात आ जाती है कि सर फिर L कहां से लाएं? बात तो आपकी अच्छी है। L आप देखो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R² + H²। तो इसका TSA कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो गया πRL साइड वाला, πR² नीचे वाला, πR कॉमन ले लो तो R + L आ जाएगा। तो ये टोटल आपका TSA आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद में बात करते हैं हम स्पेयर की। किसकी बात करते हैं? स्पेयर की। ठीक है, अब भी देख लेते हैं, स्पेयर का भी जिक्र कर लेते हैं। चलो, तो स्पेयर का मतलब क्या हो गया भाई? गोला। स्पेयर का मतलब क्या है? गोला। गोले का मतलब क्या होगा? इस टाइप की स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे कहीं से भी काट के, आपको सर्कुलर ही दिखेगा। इसकी रेडियस कितनी होगी? R। अब इसका वॉल्यूम ध्यान में रखना कितना होता है? 4/3 πR³। ठीक है, इसका जो एरिया, एरिया मतलब बाहर बाहर का, तो 4πR²। कितना होता है? 4πR²। ये दो चीज आप ध्यान में रखोगे। अब आप कहोगे सर ये 4πR² है और वॉल्यूम इसका 4/3 πR³ है, तो अगर ये होलो हुआ तो अगर ये होलो की बात अगर हो तो इसका मतलब इसकी दो रेडियस हो जाएगी। ठीक है, होलो स्पेयर की अगर बात हो तो आप ध्यान में रखना इसका जो वॉल्यूम है वो तो हो जाएगा 4/3 πR³ - R³, और जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? तो आप खुद देखो कि एरिया इसका कितना है? 4πR² बाहर का हो जाएगा, इंटरनल पूछे तो फिर अंदर का एक एरिया और बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी वॉल्यूम स्पेशली इसमें ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसका टोटल यानी TSA LSA यही होता है, जो होता है वो एरिया कितना होता है? 4πR² होता है, अगर स्पेयर की बात करें। अगर बात कर ले हेमी स्पेयर की, तो अगर हेमी स्पेयर की बात करता है, यानी आप यूं कह सकते हैं हेमी स्पेयर का मतलब क्या हो गया? अर्धगोला। कौन सा हो जाएगा? अर्धगोला। तो अर्धगोले का मतलब क्या हो गया? ये वाली स्ट्रक्चर, कटोरा। ठीक है, यहां से इसकी रेडियस कितनी है? R। तो इसकी ऊंचाई इसकी रेडियस ही होती है, ये ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि एक अर्धगोला और एक कोन और एक बेलन यानी सिलेंडर, तीनों दिए होते हैं और तीनों का वॉल्यूम का रेशियो आप लोगों से पूछ लिया जाता है। बोलता है कि ऊंचाई समान है, हम सोचते हैं इसकी ऊंचाई कहाँ होती है? तो इसकी ऊंचाई रेडियस ही होती है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 2/3 πR³। इसका एरिया, अब इसके दो एरिया हो जाते हैं, एक हो जाता है इसका CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है TSA। तो सोचो CSA तो बाहर वाला होगा, वक्र पृष्ठीय पूरा गोला था वो 4πR² था, जब मैंने काट दिया तो बाहर बाहर का ये एरिया, ये कितना बचा? आपने कहा सर 2πR²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 2πR² होता है। काटने के बाद में ऊपर एक एरिया और बन जाता है, तो एक πR² और ऐड हो गया, तो ये 3πR² बन गया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अगर आपसे कोई इसमें एरिया का पूछ ले तो ध्यान रखना कि वॉल्यूम के केस में R³ माइनस क्या हो जाएगा? R³ हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देख लो इन्हें। उसके बाद में हम बात करते हैं छिन्नक की, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई
आपने एक शंकु से कुछ पार्ट ऊपर से काट दिया। कहने का मतलब ये है, बाल्टीनुमा आकृति उसको हम छिन्नक बोलते हैं या फ्रस्टम बोलते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट, यानी आपने यहां से इसको काट दिया तो काटने पर आपके पास में एक बाल्टीनुमा आकृति बन गई। ठीक है, यहां से आपने काट दिया तो ये एरिया जो आपके पास में बचेगा वो एक कौन सी आकृति बन गई, एक बाल्टीनुमा आकृति बन गई, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इट मीन्स यहां पर छोटी रेडियस होगी, यहां पर रेडियस क्या हो जाती है, बड़ी रेडियस हो जाती है। ठीक है, समझना। आपको पता है वहां से जब ये काटा गया तो इसका मतलब इसकी जो हाइट है उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसमें हाइट भी दो होगी, ये एक h है, वापिस एक स्लेंट हाइट यहां और आ जाती है l। मैं इसको यहां से हटाता हूं और यहां तक ले आता हूं, तो ये जो डिस्टेंस बची है ये भी परपेंडिकुलर है। डिस्टेंस बची हो कितनी है, तो आपको कि सर टोटल r में से ये छोटा r घट जाएगा, ये डिस्टेंस है। तो मतलब इसकी हाइट h है, इधर बेस ये हो गया, इधर l है, तो l में कैसे निकालूंगा कि रूट h स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। इसी तरीके से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, पाई आर एल होता है, लेकिन यहां पर r 2 है तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो इसको ऐड कर देंगे और दोनों का टॉप और बॉटम का जो एरिया है, नीचे का पाई आर स्क्वायर है, ऊपर का कितना है वो भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन r दूसरा है। ठीक है, सभी को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन मेनली जो आपको ध्यान में रखना है, जो याद करने वाली बात है इस केस में, वो इतनी ही है, क्या है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, फॉर्मूला यही होता है इसके वॉल्यूम का। ठीक है, अब आपको आर स्क्वायर कैसे, 2r है ना, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, बस एक बार ये ध्यान में रखना दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो फटाफट ये देख लो। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं हम प्रिज्म की। इसमें क्या होता है कि प्रिज्म, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपने देखा ही होगा लेबोरेटरी में, हम फिजिक्स की जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो आपको इस टाइप की अगर कोई स्ट्रक्चर आपने देखी है तो ये आपका क्या होता है, प्रिज्म। ठीक है, कहने का मतलब एक सिमेट्रिकल शेप है, इसका टॉप और बॉटम दोनों क्या है, सेम है। अगर मान लीजिए ये ना हो और इसको हटा के मैं अगर मान लो कहीं ऐसे मैच कर दूं इनको आपस में ऊपर एक पॉइंट पर, तो फिर पिरामिड बन जाता है, जिसमें एक कॉर्नर पर सारी चीजें आके मैच होती है। ठीक है, अब इसका आयतन कैसा होगा, तो आयतन एरिया ऑफ बेस, आयतन क्या करते हैं हम, बेस एरिया इनटू उसकी क्या कर देते हैं, हाइट। अगर मान लीजिए ये बेलन की बात करें, मतलब टॉप और बॉटम सेम करना ना, मैं बेलन की बात करूं तो टॉप और बॉटम दोनों सेम है, तो ये भी एक प्रिज्म का ही तो फॉर्म है। तो हमने देखा इसका जो नीचे का जो एरिया वो पाई आर स्क्वायर है, इनटू में क्या करें h, तो पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम होता है। ठीक है, यही चीज तो हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई h, यानी उसके हाइट से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में हमने देखा लेटरल सरफेस एरिया, मतलब साइड वाला। तो साइड वाला मतलब, अब देखिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करते थे, इसके बाहर का एक चक्कर कितना होता है, 2 पाई आर। इस चक्कर को हम क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर। इसको मल्टीप्लाई किससे करें, h से, h से मल्टीप्लाई करें, इट मींस ये क्या हो जाएगा, सी से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं कह सकता हूं पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी आधार का परिमाप और उस इनटू ऊंचाई, यानी आप उसकी हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें भाई लेटरल सरफेस एरिया प्लस में आधार का क्षेत्रफल, आधार और शीर्ष यानी टॉप और बॉटम का एरिया। तो भाई ये सारी चीजें मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपको दिया है टेट्राहेड्रॉन, है ना, समचतुष्फलक। अब ये एक्चुअली में आपका है पिरामिड। पिरामिड का मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी एक रेगुलर सरफेस,
या रेगुलर स्ट्रक्चर या शेप एक ही पॉइंट पर जाके, अगर मतलब उनका कॉर्नर एक ही पॉइंट हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? पिरामिड। ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए यहां पर आप देखिए, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन या समचतुष्फलक, यानी जिसके चार फलक है, चारों सिमिलर है। जैसे देखिए एक ये है, 2 3, एक जस्ट इसके पीछे है जो आपको दिख रहा है, ये इसके पीछे होगा, उस साइड जाके आप इसको देखोगे। तो इसकी अगर टोटल साइड की बात करो, साइड कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी? 6। अगर मैं इसकी कॉर्नर की बात करूं तो इसके कॉर्नर कितने होते हैं? n+1। ठीक है। n क्या है? सेफ, रेगुलर सेफ, रेगुलर सेफ, यानी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर सेफ, यानी एक नियमित आकृति की जो भुजाओं की संख्या। तो मान लीजिए यहां पर नियमित आकृति यानी सेम आकृति त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, और उसकी भुजाएं कितनी है? 3। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज हमने ले रखा है। तो भाई 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो इसमें कॉर्नर कितने आ गए? 4। गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 ही तो बनेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल बेसिक सी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मिस्र के पिरामिड हम पढ़ते ही है, सारी चीजें आपको इसमें दे रखी है। वॉल्यूम इसका स्पेशली ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पिरामिड में सबसे ज्यादा इसी की बात होती है, क्वेश्चन भी इसी के आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी चीजें आपको, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। अगर इसका लेटरल सरफेस की बात करें, सोचिए समबाहु त्रिभुज है, एक का एरिया कितना होता है? √3/4 a²। तो साइड में कितने लगे? एक पर तो टिका होगा, साइड में 3 त्रिभुज खड़े होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल पूछे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊंचाई पूछे तो इसका ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है। ये सारी बातें आपको याद करनी है। ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन या पॉइंट। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो ऊपर से ऊपर इसे बढ़ता जाता है। ठीक है। नीचे आते हैं तो कम होता जाता है। अब देखिए, अब आप यहां पर अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वे सिंपल सी बात है कि मीटर में जब कन्वर्ट करोगे 1 सेंटीमीटर को, तो आप क्या करोगे? नीचे 100 का भाग दोगे, है ना। तो इसमें अगर आप भाग दोगे तो सेंटीमीटर मेरे पास में 3 है, तो भाग देने के लिए आपको कितना चाहिए? डिवाइड करने के लिए 100 / 100 / 100। ठीक है। यानी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा डिवाइड करना है, और बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर को बदलना है तो हम क्या करेंगे? 5 × 100 कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है कि मैं 5 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करता हूं तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1/100। तो 1 कितना हो जाएगा? 100, देन 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, 5 मीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है, 5 सेंटीमीटर है क्या? 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 5 क्या कर दोगे? 100, तो 0.05 मीटर। ओके, चलते हैं यहां पर। यहां हमने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 लीटर बराबर कितना हो गया? 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 लीटर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों बातें ध्यान में रखोगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके बताओ, या तो लीटर में या फिर मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से सारे कन्वर्जन यहां पर आपके लिखे हुए हैं, एक बार इनको देख लेना, और ये मैंने बताई इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हमने इस 3D के जो बेसिक पार्ट में हमने देखा कि सभी जितने भी जो शेप, जो पॉसिबल शेप थी, उनके हमने वॉल्यूम, एरिया और
जो भी इनके रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे हमने डिस्कस किए। अगर कुछ एक फैक्ट अगर रहते भी हैं तो हम सारे जो जो क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ में करते रहेंगे। तो इस प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी वैरायटी क्वेश्चन के पार्ट में। तो खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, इनको एक बार याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।